मोहनपुर मध्य विद्यालय के माननीय प्रधानाध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी प्राध्यापक संजीव कुमार जी, मोहनपुर मध्य विद्यालय के सभी शिक्षकगण और सभी छात्रगण और पूर्ववर्ती छात्र, संजीव जी ने तो कहा कि उनको कभी इस तरीके के फॉर्मल कॉन्वोकेशन में भाग लेने का मौका नहीं मिला, तो मुझे भी मिला है मौका, लेकिन मैं ये अपने किस्म का एक अनूठा कॉन्वोकेशन है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबके बीच आकर और इस कॉन्वोकेशन में उपस्थित होकर। इस कॉन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे वैसे भी जब कभी मौका मिलता है विद्यार्थियों के बीच में जाने का तो मुझे अनंत खुशी होती है, क्योंकि जो भावना का स्रोत है, जो भावनाओं का उद्गम है, वो इन्हीं बच्चों के दिल से गुजरता है, वो यहीं अवस्थित है। सबसे इसको कहेंगे पावन अवस्था में भावनाएं यहीं पर अवस्थित होती हैं, तो इसलिए उसका स्पर्श कर पाना, उसको महसूस कर पाना, वो अपने आप में एक अत्यंत सुखदायी, अत्यंत रोमांचक अनुभव होता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकगण हैं, उन लोगों को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करने की कृपा की और मुझे ये सुनहरा अवसर दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है पहचान की अवधारणा। अब तुम लोग तो बच्चे हो, इसके विषय में बहुत गहनता से मैं अपने भाषण में ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अवधारणा की तो वो अपने आप में एक क्लिष्टता का भाव रखता है, लेकिन फिर भी मैं उसको तोड़ करके जितने सामान्य तरीके से आप तक पहुंचा सकता हूं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और ये पहचान जो है, पहचान जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, इसके कई सारे स्वरूप हैं। अंग्रेजी में तो कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। तो पहचान की राजनीति के कई सारे स्वरूप रहे हैं, हमने अपने राज्य में भी देखा है, झेला है और भविष्य में भी झेलेंगे। मैं उस आयाम में नहीं जाना चाहता, मैं एक सर्वथा अलग आयाम की बात कर रहा हूं जब मैं पहचान की बात करता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि मेरे बाबा अपने ज़माने में डॉक्टर हुआ करते थे। 1918 के ये पटना मेडिकल कॉलेज जो है, ये पटना मेडिकल कॉलेज उस वक्त स्थापित नहीं हुआ था, उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल स्कूल। अभी कॉलेज नहीं बना, सन 24 में वो कॉलेज बना, 1924 में। तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल स्कूल से पढ़े हुए थे मेरे बाबा, और ब्रिटिश हुकूमत के वैक्सीनेशन सर्विस में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर वैक्सीन हुआ करते थे। तो उसके बाद जब उनकी नौकरी से उन्होंने बीच में ही रिजाइन कर दिया और वो अपनी प्रैक्टिस करने लगे, और प्रैक्टिस करने लगे तो बड़ी ख्याति मिली उनको उस ज़माने में। तो 20-40 किलोमीटर की परिधि में कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं हुआ करता था। तो हमारा जो गांव था वहाँ पे कोई दूर दराज से व्यक्ति आता था,
उस ज़माने में तो मोटर गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का उतना ज़्यादा प्रचलन तो था नहीं। तो खोजते खाते जब भी कोई आता था तो पूछता था कि भाई फलाना गांव है वो कहाँ है। तो लोग पूछते थे क्या वो डॉक्टर साहब वाला गांव, वो बोलते थे हाँ डॉक्टर साहब वाला गांव। तो उसको लोग रास्ता बता देते थे। फिर आई गई बात, समय बीता, मेरे बाबा बूढ़े हो गए, उनकी डॉक्टर साहब वाली ख्याति बरकरार रही, लेकिन वो जो ख्याति है वो धीरे धीरे स्वतः क्षीण होती जाती है। लेकिन बाबा के बाद उनके बेटे यानी कि मेरे पिताजी बहुत कोई मेधावी विद्यार्थी थे नहीं, लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि अपने ज़माने के उस इलाके के पहले MA थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन ये बात दीगर नहीं है। जो दीगर बात जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, वो पहचान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बात ये है कि मेरे पिताजी PhD में तो पढ़ते ही थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, लेकिन अपने ज़माने के बड़े ख्याति प्रतिष्ठित पहलवान और राष्ट्रीय स्तर की ख्याति थी। और ये तो खैर फॉर्मल ख्याति जो हुई सो हुई, गांव में उनकी ख्याति ये थी कि भैंसे की पूंछ पकड़ लेते थे तो भैंसा आगे नहीं बढ़ पाता था। तो हुआ ये कालांतर में कि हमारा गांव मेरे पिताजी के नाम से जाना जाने लगा। तो कोई दूर दराज से आदमी आता था खोजते खाजते, तो पूछता था कि भाई हमको फलाना गांव जाना है। तो लोग पूछते थे अच्छा वो पहलवान जी का गांव जाना है। तो मेरे गांव की पहचान जो है वो मेरे पिताजी के नाम से, उनकी ख्याति से होने लगी। उसके बाद कालांतर में हुआ यूँ कि मैं IAS अधिकारी बन गया। और आप सब लोग जानते हैं, इस बात से सहमत होंगे कि हर गांव में तो IAS अधिकारी होता नहीं है। तो लोग जब आते थे तो पूछते थे कि अच्छा त्रिपुरारी बाबू का गाँव, तो वो पहचान बन गई हमारे गांव की। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा क्रिमिनल, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, अब है भी नहीं, वो तो गुजरे वो भी 15 साल 16 साल हो गए, लेकिन नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े क्रिमिनलों में से एक मेरे घर के बगल का लड़का, मेरे सामने बच्चा था, वो बड़ा हुआ और जेल से फिरौती लोगों की करता था और बड़ी कुख्यात क्रिमिनल हो गया। तो उसके बाद अब कहाँ डॉक्टर साहब, कहाँ शर्मा जी पहलवान और कहाँ त्रिपुरारी शरण IAS। अब लोग जब पूछने लगे गांव के बारे में तो बोलने लगे अच्छा वो फलानवा तो है डकैत, उसी का डकैत क्या जो भी है गुंडा, उसके गांव में जाना चाहते हैं यार। तो सात संक्षेप में मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये जो पूरी पहचान की बात है ना, ये पहचान की बात जो समाज में या किसी भी संदर्भ में, समाज की बात को छोड़ दीजिए, समाज तो बहुत विशद अवधारणा है, किसी भी संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख बात होती है वो पहचान उसी में जाकर चिपक जाता है। अब उसकी मैं अलग से व्याख्या नहीं करना चाहूँगा। तो जैसा मैंने कहा, जब बाबा की पहचान जो है वो डोमिनेट थी उस संदर्भ में, तो गांव उनके नाम से जाना जाने लगा और अंत में ये जो क्रिमिनल था इसके नाम से जाना जाने लगा। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अपने समाज में रहते हुए इस विषय पर बहुत ज़्यादा गौर करते नहीं हैं कि हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो सोच है वो कहाँ तक, उसका कितना दूरगामी प्रभाव होता है। तो और इसी के तहत हमारे एक छोटी सी इकाई जो हमारा व्यक्ति है और हमारा परिवार है,
वहाँ से शुरू होकर हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे जिला, हमारे जवार, उसकी पहचान तक बनता है। और मैं इस बात का खासकर आज यहाँ आने के संदर्भ में मैं उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज दोपहर में गया विप्लवी पुस्तकालय, और विप्लवी पुस्तकालय देखकर मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। मैं चर्चा कर रहा था राजन जी से वहाँ पे कि मैं हाजीपुर में एसडीओ हुआ करता था, तो हाजीपुर में एक बाजार है, लालगंज बाजार, वहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तकालय था, शारदा पुस्तकालय। अब तो वो भी थोड़ा काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुँच गया, लेकिन उस शारदा पुस्तकालय में गांधी जी आए थे, और गांधी जी का हाथ से लिखा हुआ उस रजिस्टर पे, पुस्तकालय के रजिस्टर पे हाथ से लिखा हुआ उनका लेख है। लेख मतलब जो भी उन्होंने अपना संदेश दिया था वो हाथ से लिखा हुआ वहाँ पर है। लेकिन अब कोई आदमी नहीं जानता है, अगल बगल से लालगंज बाजार से गुजरते हुए कोई आदमी नहीं जानता कि शारदा पुस्तकालय है वहाँ पर। लेकिन ये जो मोहनपुर गांव में ये विप्लवी पुस्तकालय स्थापित हुआ है, इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, और उसी क्रम में मुझे भी जानकारी हासिल हुई कि ये पुस्तकालय, इसमें काफ़ी लोगों ने भी योगदान दिया है, और काफ़ी स्थानीय लोगों ने, और राजन जी तो हैं ही पूर्व विधायक, उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो अब ये इलाका जो प्रमुख जो चिन्ह है यहाँ का, जो प्रमुख सूचक है इस इलाके का, वो विप्लवी पुस्तकालय के माध्यम से हो गया। जैसे किसी जमाने में बेगूसराय क्यों प्रसिद्ध था, बेगूसराय का इलाका क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ इसी धरती से हिंदी साहित्य के मूर्धन में कवि, सबसे बड़े साहित्यकारों में से शुमार रामधारी सिंह दिनकर जी पैदा हुए, वो यहाँ के रहने वाले थे। तो बेगूसराय का नाम दिनकर जी के नाम से जुड़ गया। या दिनकर जी बेगूसराय की के सिंबल हो गए, के प्रतीक चिन्ह बन गए। कालांतर में यहीं पर कामदेव सिंह भी हुए और अन्य लोग भी हुए। बेगूसराय अपने साहित्य के साथ साथ अपने कुकर्म के लिए भी जाना जाने लगा, और कई सारी बातें हुई। लेकिन एक दौर था जब बेगूसराय की भूमि, यहाँ सिमरिया की भूमि, वो दिनकर जी के नाम से जानी जाती थी। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी संजीव जी ने भी बताया कि क्या तुम्हारी एम्बिशंस होने चाहिए, किस चीज़ में देखना है, किस चीज़ में सोचना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है, वो उसकी शुरुआत करोगे तो समाज की एक इकाई के रूप में आप लोगों को जो कुछ भी करना है उसको करते हुए इस बात को ध्यान रखना कि जो तुम करोगे उसी से तुम्हारी जो सबसे छोटी इकाई है उससे थोड़ी बड़ी जो इकाई है और उससे और भी बड़ी इकाई है, उसकी पहचान तुम्हारे ही कृत्य से और तुम्हारे ही कर्म से ही बनेगी, तुम्हारी ख्याति से उसकी पहचान। अब मैं इसकी विशिष्टता में नहीं जाना चाहता हूँ। अब आप लोग जब बड़े होंगे तो आपको खुद समझ में आएगी। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, पढ़े लोग हैं, उनको मैं समझता हूँ कि मेरी बात जरूर समझ में आए। मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ, ये पहचान से ही संबंधित है वो बात भी, और वो बात ये है कि जैसे तुम लोगों ने सब तो तुम लोग सुनते होंगे आजकल समाचार क्या हो रहा है खाड़ी के देश में, वेस्ट एशिया में, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ईरान में और इजराइल में क्या हो रहा है, सब सुनते हो तुम लोग? तो अब वहाँ पे इतनी भयानक लड़ाई हो रही है, अमेरिका उसमें शामिल है, इजराइल शामिल है, लेकिन
एक चीज है कि अमेरिका तो शामिल हो गया, अमेरिका तो शुरुआत करने वाला है उस पूरी लड़ाई की, लेकिन एक देश है अमेरिका इतना ही बड़ा जो चुपचाप तटस्थ तरीके से पूरी चीज को देख रहा है और हम में से किसी को भी अनुमान नहीं है कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं चीन की बात कर रहा हूं और हर कोई जो अनुमान लगाने की कोशिश करता है वो यही अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीन की आगामी समय में क्या भूमिका होगी, और चीन की भूमिका भी निर्णायक भूमिका होगी। ये इस बात से तो कोई भी आदमी अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैं था एक छात्र तुम लोगों की तरह है, बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है। वैसे अब सापेक्ष तौर पर तो बहुत लंबा समय गुजरा है, लेकिन अगर आप शताब्दी और दशाब्दी के तौर पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं गुजरा है जब हम सब लोग जानते थे कि चीन में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है और चीन की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आज की तारीख में 40-50 साल में इतना अंतर हो गया कि प्रति व्यक्ति आय चीन में भारत के कंपैरिजन में 4 गुना 5 गुना, और चीन आज विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से शुमार है, अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो ये कैसे हुआ कि 40-50 साल की अवधि में इस तरीके की प्रगति चीन ने हासिल कर ली? अब यहाँ इस बात को मैं मोड़ करके लाता हूँ तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में। मैं तकरीबन 10-11-12 साल पहले चीन गया हुआ था और हम लोग एक ट्रेनिंग में गए हुए थे। एक महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें 10 दिन हम लोगों को चीन में बिताना था। तो उस ट्रेनिंग के दौरान भाग्यवश हम लोगों को शहर से बाहर किसी सुदूर गांव में ले जाया गया, एक मध्य विद्यालय, जैसा आपका मध्य विद्यालय है उसी तरीके के मध्य विद्यालय। और बच्चों, मैं तुमको ये एक बात बताना चाहूँगा, मैंने देश दुनिया बहुत देखा है, बहुत सारे देशों में देखा है, लेकिन वो जो चीन का मध्य विद्यालय मैंने देखा, और वो क्या सरकारी मध्य विद्यालय, सरकारी। तो उस सरकारी मध्य विद्यालय में जब मैंने देखा तब मैंने कल्पना करना शुरू किया कि शायद आज जहां चीन पहुंच पाया है, जितनी कम अवधि में पहुंच पाया है, उसकी बुनियाद इसी मध्य विद्यालय में पड़ी। तो राज्य की, देश की, अपने समाज की बुनियाद जो है वो पहली बात तो शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में भी किस स्तर की शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता, मैं जो बता रहा था वो मध्य विद्यालय वैसा तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ये जो तुम्हारे बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं, दून स्कूल और हैदराबाद पब्लिक स्कूल, ऐसे उनके पास वैसी सुविधा नहीं जैसी कि एक मध्य विद्यालय में चीन में उपलब्ध है सुविधा। उस तरीके की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध थी। और मैंने कहा ना कि मैं समझ गया कि यही राज इस देश की इतनी तेजी से प्रगति है। कितनी प्रगति हुई उसके ऊपर विवाद हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन
कितनी तेजी से प्रगति हुई, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं हो सकता। आज से 40 साल पहले चीन कहाँ था और आज वो कहाँ है, इसमें कहीं कोई ये निर्विवाद सत्य है कि उनकी जो प्रगति है वो हमसे कई गुनी ज़्यादा है। अब इसके कारण क्या है क्या नहीं है, ये तो पूरा एक विषय ही है जो डेवलपमेंट का विकास का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं वो पूरा अलग विषय है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि बुनियाद में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। इसी तरीके से मैं एक बार सिंगापुर गया तो वहाँ की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और दुनिया के 20-25 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उसकी गिनती होती है। सामाजिक विज्ञान से लेकर के तकनीकी विज्ञानों तक की पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे आज से 20-25 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 25 से भी ज़्यादा साल। तो एक प्रोफेसर से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम लोग बहुत अच्छा किए हो हिंदुस्तान में, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम्हारा जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अभी तुम लोगों को बहुत दूर जाना है। तो हमने कहा कि लेकिन आपके एनालिसिस में, आपके विश्लेषण में क्या लगता है हमारे यहाँ शिक्षा की प्रगति में जो ऐच्छिक प्रगति है उसके पीछे क्या कारण है? जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है तो क्या कारण है? कुछ कारण तो बहुत सामान्य तरीके से भी दृष्टव्य हो जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि देखो भाई, हम लोग जिस जमाने में, हमारा सिंगापुर राज्य जिस जमाने में अपने प्राथमिक विद्यालयों को सुधार रहा, प्राथमिक विद्यालयों को बना रहा, उसके भवन से लेकर के उसके शिक्षकों के निर्माण का कार्य कर रहा था, उस जमाने में आप बड़ी अपनी छाती ठोक कर कहते थे कि हमारे यहाँ तो IIM, IIT हम इसका निर्माण कर रहे हैं, विश्व स्तरीय संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 100 साल के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी इनमें से कोई 100 मैंने शुरू के 100 संस्थानों में उनकी गिनती नहीं होती है, किसी भी हमारे IIT की या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की। तो उसने कहा कि हम लोग तो उस वक्त वो बना रहे थे, और आज देखिए सिंगापुर की क्या हालत है, सिंगापुर कहाँ पहुँच गया। उसके पास न तो ज़मीन है न उद्योग है, लेकिन अब वैसे तो कहिए हवा में लहर गिन करके उसने अपनी पूरी प्रगति कर ली, लेकिन बात तो यही है ना कि उसके सबके आधार में है शिक्षा है, चाहे वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की शिक्षा हो, चाहे वो टेक्निकल इकोनॉमिक्स की शिक्षा हो या टेक्नोलॉजी की शिक्षा हो, है तो उसके आधार में शिक्षा है। लेकिन वो शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? जिस स्तर पे आप बैठे हो, जहाँ आप बैठे हो, वहीं से शुरू। तो ये एक बहुत बड़ा दारोमदार इस विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर जाता है कि जो ये अपॉर्चुनिटी है, जो ये मौका मिला है अपने देश के, अपने समाज के निर्माण का, उसकी नींव को सही तरीके से, सशक्त तरीके से रखने का जो मौका मिलता है, उसको आप खोने न दें, उसको आप यूँ न गंवाएं। आपका इतना बड़ा योगदान होगा कि आने वाली संततियाँ आपको धन्यवाद देगी। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और ये कहकर ये वैसे मैंने जो योजना बनाई थी उसके हिसाब से मैंने एक तिहाई बात कही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समय का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम लंबा रहा और मैं समझता हूँ कि बहुत सार्थक रहा। आज की तारीख में मुझे अभी भी याद है, मैं तो 65 से ऊपर का हो गया, 65 वर्ष से ऊपर का हो गया, लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे विद्यालय में जब कभी भी कोई विशिष्ट अतिथि आते थे बाहर से,
जो हमारे बड़े भले और बड़े विद्वान प्रिंसिपल थे, आर्मी के कर्नल हुआ करते थे, वो उस विशिष्ट अतिथि से आग्रह करते थे भाषण देने के लिए। तो कुछ एक भाषण तो मुझे अभी भी मेरे जहन में अभी भी टहलते रहते हैं, वो विचरण करते रहते हैं। तो ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रेशनेबल एज है, इसमें इन सब बातों को गौर करके अगर इस पे विचार करोगे और इस पे काम करोगे तो जीवन में तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं है।